In the last 12 years of teaching Indian Economic Service Examination, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर जो सबसे ज़्यादा रीड करता है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करता है। मैंने उनको कहा कि पिछले 12 साल में मैंने ये चीज़ देखी है कि जिसने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की है ना, उससे ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा रोड मैप। यूपीएससी हमें दो ही चीज़ देता है, एक सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसके अलावा सारी चीज़ें हमें खुद से डिज़ाइन करनी होती हैं। इस सिलसिले में मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये समझाता हूँ कि ये एग्जामिनेशन ना एक प्रैक्टिकल एग्जाम है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो आप स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर दूसरों को स्विमिंग करते हुए देख के स्विमिंग नहीं सीख सकते। वैसे ही इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो आंसर राइटिंग करने से ही आता है। अगर आप सोचे मैं सिर्फ पढ़ता रहूं और लिखूं ना, ये आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्रोसेस क्या होता है, पहले आपको रीड करना है, फिर लिखना है, फिर रिवाइज करना है और फिर टेस्ट देना है। ये 4 स्टेप मेथडोलॉजी है। तो अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पूरी 12 मंथ स्ट्रैटेजी समझेंगे। तो अगर आपके पास 12 महीने हैं तो ये परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, आपका सेकेंड ईयर आ रहा है, थर्ड सेमेस्टर से आपने काम शुरू किए, या फिर आपका पीजी कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब आप यही सेम पीरियड कट करके इसे 6 मंथ्स कर सकते हैं। तो जो भी मैं आपको रोड मैप बताऊंगा, आप उस हिसाब से अपने लिए जितना टाइम बचा है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास इससे ज्यादा टाइम है, 2x टाइम है, मतलब अब 18 से 24 महीने हैं, तो ये बेस्ट पॉसिबल टाइम होता है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का। और इससे ज्यादा टाइम है तो वो आपके लिए एडवांटेज ही है, क्योंकि पहले अगर हमें सही चीज पता चल गई, उसके बाद हमने खुद से प्रैक्टिस की, हमने खुद से पढ़ाई की और फिर एग्जाम दिया, ये बेस्ट मेथडोलॉजी होती है। ठीक है, इसी सिलसिले में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, हाउ टू रिवाइज एंड हाउ टॉपर्स प्लान। तो ये 4 चीजों पे मेजर फोकस रहेगा। 12 मंथ की स्ट्रैटेजी समझेंगे। और अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं सिर्फ आपके 10 मिनट चाहूंगा। अगर आप रेडी हो 10 मिनट के लिए तो कमेंट सेक्शन में रेडी वर्ड लिख देना। मैं आपके लिए एक साइकोमेट्रिक टेस्ट डिजाइन किया है। वो टेस्ट में 50-55 क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ 10 मिनट लेंगे आपसे, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन की स्टेज और कितनी तैयारी है उसको समझ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सैंपल रिपोर्ट भी लगा दी है। तो वो 55 क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही है, मतलब आपको सिलेक्ट ही करना है, लिखना कुछ नहीं है। आप उसकी सैंपल रिपोर्ट देख सकते हो कि कितनी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको उसकी मिलेगी, सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे डिलीवर हो जाएगी। और सारी चीज ऑटोमेटिक है, मतलब आप रात में भी भरोगे तो भी आपको चीजें आपके हाथों हाथ मिल जाएगी। अब ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट 10-12 पैरामीटर्स पे आपको जज करता है, जैसे कि करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, रिवीजन, ऐसे ही और पैरामीटर्स हैं। तो जिससे आपको आइडिया लगता है कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कहां ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। वो एब्सोल्युटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सैंपल रिपोर्ट का, और आपको चाहिए तो आप रेडी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम का पैटर्न है, जिसको नहीं पता। स्टेज 1, स्टेज 2, मेनली 2 ही स्टेज होती है। मैंने 3 स्टेज इसलिए रखा है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। स्टेज 1 में ही रिटन एग्जाम होता है इसका। 6 पेपर होंगे। जनरल पेपर में जनरल स्टडीज होगी, जिसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और चौथा जो है वो इकोनॉमी है। मतलब आपको 3 ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश का पेपर रहेगा, वो भी 100 मार्क्स का, तो दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। फिर इकोनॉमिक्स के पेपर में आपके पास 4 पेपर रहेंगे, 200 नंबर के, जिसमें ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमिक्स आ जाती है। ये दोनों मिला के 1000 मार्क्स बनते हैं। फिर इंटरव्यू कॉल आता है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लो तो 1200 मार्क्स में से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और फाइनल सिलेक्शन क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है, नॉर्मल होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, पर कई बच्चे इसमें भी रूल्ड आउट हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। अब यहां से शुरुआत करते हैं कि व्हाई मोस्ट आईएएस स्ट्रैटेजी फेल। मैंने एक से एक स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई बट फेल हो गए। मैं आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। मतलब इस एग्जाम को रॉकेट साइंस की तरह नहीं लेना है कि भाई इसमें क्या होने वाला है, कैसा है। प्रॉब्लम सिर्फ है आपको ये समझना है कि जो स्ट्रैटेजीज है वो बनती कैसे, और ये स्ट्रैटेजीज फेल क्यों होती है, ये चीज समझनी है।
अब जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है, इज नॉट एफर्ट, इज डायरेक्शन। इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको बहुत सारा एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, आपको डायरेक्शन सही होना जरूरी है। जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट की बात करता हूं जिसमें अलग अलग इकोनॉमिक थॉट की बात है, फॉर एग्जांपल क्लासिकल और न्यू क्लासिकल, क्या डिफरेंस है इसमें? न्यू क्लासिकल को माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर क्यों कहा जाता है, क्यों उन्होंने मार्जिनल कॉन्सेप्ट लेके आए, और कीन्स ने न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को ही क्रिटिसाइज किया, पर उनने उसके माइक्रो के कंट्रीब्यूशन को प्रेज किया। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सेम वे में आपको स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, इकोनोमेट्रिक्स में भी क्लैरिटी चाहिए होती है। वही मेरा कहना है कि डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन एफर्ट। मतलब आपसे मैं कहूं कि मैं 1 साल से पूरा एफर्ट लगाया बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हो, कोई मैटर करता है क्या? कोई भी बोलेगा एफर्ट तो सभी लगाते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट आउटकम। ठीक है, तो अब रियलिटी चेक की बात करते हैं। मोस्ट एस्पिरेंट्स स्टडी हार्ड नॉट स्मार्ट। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। अभी हमने सिलेबस देखा, इसके पहले वाले वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं, ये 7 वीडियोस का सीरीज है, ये 7th है उसमें। तो इसके पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी को देखो तो 800 मार्क्स में से 200 मार्क्स ऑफ माइक्रो एंड 200 मार्क्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आती है। मतलब ये 2 सब्जेक्ट मिला के 400 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, माइक्रो को सेम डायरेक्शन देंगे, सेम एफर्ट लगाएंगे, सेम टाइम कमिटमेंट देंगे, मैक्रो के साथ भी यही करेंगे। बल्कि आप एग्जाम में देखोगे तो दोनों को सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, डिफिकल्टी लेवल और इंटीग्रेशन लेवल भी अलग अलग है, तो दे डिजर्व अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। ये हमको यहां समझना है। तो इसीलिए हार्ड स्टडी, हार्ड करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्टली स्टडी करना होगा। इसके लिए मैंने आपके लिए बेहतरीन चीज किया। ठीक है, यू विल लव मी फॉर दिस। मैंने पिछले 12-15 साल के PYQs को सिलेबस वाइज डिवाइड कर दिया, तो आपका बहुत सारा एफर्ट बच गया कि कौन सा क्वेश्चन किस पोर्शन का है। और सबसे बड़ी चीज, जनरली हमको प्रॉब्लम होती है कि ये क्वेश्चंस में एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे आएंगे। तो इनके एक इंपॉर्टेंट टॉप 5 टॉपिक्स भी लिखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो कीन्स तो होगा ही होगा, इस टाइप से मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हुए। तो PYQs विथ सिलेबस, विथ PYQs सेग्रीगेटेड ऑफ लास्ट मोर देन 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज आप इसको देखो एंड रियलाइज करो कि कौन से एरियाज हैं जो आपके जो वीक हैं और कौन से एरियाज हैं जो स्ट्रांग है। दे प्रिपेयर सब्जेक्ट्स इन आइसोलेशन। ठीक है, अब क्या होता है, आप पढ़ते हो सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तरह। मेरे से कई बच्चे क्लास में भी बोलते हैं कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कि पहले माइक्रो कंप्लीट करा, आप उसके साथ इकोनोमेट्रिक्स भी क्यों पढ़ा रहे हो, इकोनॉमिक थॉट चल रहा है तो आप उसके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हो। मैं बच्चों से कहता हूं ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है बेटा। रीजन पता है क्या है, हमको आइसोलेशन में पढ़ने की आदत पड़ गई है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आपसे एक्सपेक्ट करता है कि सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स ही नहीं, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का लिंकेज पब्लिक फाइनेंस से भी होना चाहिए। एक्सटर्नैलिटीज का कॉन्सेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से भी होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से भी लिंक्ड होनी चाहिए, तब जाके मार्क्स मिलते हैं। अगर आप जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 2 देखो तो 3 बड़े सब्जेक्ट उसमें हैं। कौन कौन से हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। 3 का एक अलग से सेमेस्टर एग्जाम में पेपर होता था, पर यहां पर तीनों एक ही साथ रखे गए, 3 घंटे में ही पूछेंगे वो। तो क्यों है? इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप आइसोलेशन में पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। मतलब एक क्वेश्चन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का है, दूसरा ग्रोथ का आ गया, आपको आदत डालनी है टू स्विच योर ब्रेन। ठीक है, दे रिवाइज विदाउट स्ट्रक्चर। ये भी एक प्रॉब्लम है। जब हम नोट्स बनाते हैं, मैंने कई बार पहले भी बताया कि नोट्स किस तरह से बनाने हैं, कैसे हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। अब उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको देता हूं। जब हम नोट्स बनाएं तो हम एक टॉपिक को एक पेज पे रखें। इन्फ्लेशन मान लीजिए टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन लिख ली, टाइप्स लिख लिए, उसके इंडिकेटर्स लिख लिए, WPI, CPI, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, ये सब लिख लिया। ये हमारा एक पेज का इन्फ्लेशन तैयार हो गया। सिलेबस में देगा कुछ और भी है तो पॉइंटर ऐड कर दिए, PYQ में देगा कुछ और भी है तो उसके पॉइंटर्स ऐड कर दिए। अब इन्फ्लेशन का टॉपिक मेरे 3-4 पेजेस में कंप्लीट हो गया। अब जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो पेंसिल से उस पर डेटा चेंज करता रहूंगा जब तक एग्जाम आएगी। तो वो पेज मेरा इन्फ्लेशन है, डन। उसके अलावा मुझे सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो क्या होगा, मेरा रिवीजन जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। मतलब अब मुझे बुक को हाथ नहीं लगाना। बुक को हाथ तभी लगाना जब मुझे अपने नोट से ज्यादा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत है। ठीक है,
IAS फेलियर इज यूजुअली ड्यू टू पुअर सीक्वेंसिंग, नॉट लैक ऑफ इंटेलिजेंस। देखो सभी बच्चे होशियार होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्यों एमए इकोनॉमिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट, यूजीसी नेट के टॉपर्स और बड़े बड़े एग्जाम दिए हुए लोग इस एग्जामिनेशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। रीजन इज दिस, प्रॉपर सीक्वेंसिंग। और जो मैंने आपको साइकोमेट्रिक फॉर्म बताया ना टेस्ट, वो आपकी सीक्वेंसिंग में भी हेल्प करेगा। अब ये एग्जामिनेशन एक्चुअल में डिमांड क्या करता है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना, कीन्स ने बोला था सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, ऐसा नहीं होता। मतलब जो हमें नॉलेज है हम वो आंसर कॉपी में लिख दें, वो यूपीएससी नहीं चाहता। यूपीएससी क्या चाहता है, तो यूपीएससी ये चाहता है, यूपीएससी चाहता है कि आप एग्जाम को समझो किताबें पढ़ने से पहले। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइक्रो आ रहा है ना, कंज्यूमर डिमांड है, ठीक है, स्टार्ट रीडिंग। दे हैव नेवर सीन PYQs, they have never seen syllabus, they have never seen what UPSC expects in answer writing, and they write MA level answer or bookish answer and they never get selected। फिर वो बोलते हैं UPSC मार्क्स नहीं देता। मैं उनसे कहता हूं कि आपको UPSC से मार्क्स लेना नहीं आता, UPSC तो तैयार बैठा है मार्क्स बांटने के लिए। मैंने तो ऐसी ऐसी कॉपीज देखी हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती तो वो माइनस में आता उनका, पर वो तो सब्जेक्टिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। IAS क्या डिमांड करता है आपसे, PG लेवल कंसेप्चुअल डेप्थ। मतलब जब वो कह रहा है, क्वेश्चन आया यूपीएससी में कि भाई इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस आर देयर इन द इकोनॉमी, व्हाट इज द मेजर, व्हाट इज द रेजोल्यूशन एंड हाउ यू कैन कंट्रोल क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन दैट। अब इसमें 3-4 टर्म है, इन्फ्लेशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। अब इसमें क्या यूपीएससी नहीं चाहता कि आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशन लिख दो, आप क्राउडिंग आउट एक्सप्लेन कर दो, नहीं, वो इंटीग्रेशन चाहता है कि इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट कम होगा, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, गवर्नमेंट बोरो करेगी तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा लोन के महंगा होने की वजह से। ठीक है, तो मैंने कई वीडियो में क्राउडिंग आउट अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको अभी समझ नहीं आया। पर मेरा ये कहना है कि जो बेसिक चीज दिख रही है वो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एनालिटिकल आंसर राइटिंग। इसका मतलब इस एग्जाम में ना आपसे, आपके पास प्रॉब्लम फेंकी जाएगी, आपसे सॉल्यूशन एक्सपेक्ट किया जाएगा। प्रॉब्लम बताने वाले ढेरों लोग हैं, आप चाय की टपरी पे चले जाओ, कहीं डिस्कशन देख लो, क्लासरूम में, ट्रेन में डिस्कशन देख लो, लोग प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। वही सॉल्यूशन वो आपसे भी मांगते हैं। इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब जो यंग पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एसेट है, वो देश को कमा के देगी। पर अगर उसी को प्रॉपर एजुकेशन या स्किल ट्रेनिंग नहीं मिली तो क्या वो डेमोग्राफिक डिविडेंड लायबिलिटी में नहीं बदल जाएगा? इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अब सरकार इस पे स्टेप ले रही है, पर सरकार के पास भी पूरे आंसर नहीं है। बट अगर आपके पास आंसर है, आप एग्जाम में लिखोगे, यू विल गेट मार्क्स। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल इंट्यूशन। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमको समझाने के लिए क्वांट यूज करनी पड़ती है। मैं इकोनॉमिक्स में जो भी मैथमेटिक्स या स्टैट्स आती है, मैं उनको सिंपल सेंस में बोलता हूं कि जैसे हमको थ्योरी पता है इकोनॉमिक्स की, वी आर एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, वो थ्योरी हो जाती है। वही हम लाइंस के उस पर समझाएं तो वो ग्राफ हो जाते हैं, और उसी को मैथमेटिकल टर्म्स में समझाएं तो वो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक्स हो जाती है। रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? थ्योरी थ्योरेटिकल तरीके से समझाती है, ग्राफ उसको रिप्रेजेंट करके देता है, बट 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए प्रॉब्लम है, 2 ही एक्सेस होते हैं। उससे ज्यादा वेरिएबल्स हों तो हमको इकोनोमेट्रिक्स की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें हम n नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। पर इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमें कांस्टेंट वेरिएबल्स तो रखने ही पड़ते हैं, बट स्टिल हम ग्राफ से बेटर रहते हैं। तो ये वाली चीज आपको जरूरी है समझाना। जैसे आप कॉस्ट फंक्शन समझा रहे हैं, उससे लिंक्ड हो गया सिलेबस, डेरिवेशंस है, लिखने से काम बनेगा। फिर पॉलिसी ओरिएंटेड थिंकिंग, मतलब जब भी हम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया डेमोग्राफिक डिविडेंड का, अब प्रॉब्लम सरकार के सामने एक और है, वो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, शहरों का बेरोजगारी। क्या प्रॉब्लम है? एक अनपढ़ इंसान भी वहां एम्प्लॉयड है, और एक पढ़ा लिखा PhD फ्रॉम अ डिसेंट यूनिवर्सिटी वो अनएम्प्लॉयड है। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि भाई जब अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप वाइप आउट हो जाएगा इकोनॉमी में। कैसे हो जाएगा वाइप आउट? क्योंकि वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल है, वेजेस नीचे आ जाएंगी, पर एक लिमिट से नीचे मैं भी उस वेजेस पे काम करना नहीं चाहूंगा,
तो मतलब वेजेस जो है डाउनवर्ड में रिजिड है, तो वेजेस जितनी जल्दी ऊपर बढ़ती हैं नीचे नहीं आती। इसका एग्जाम्पल है मनरेगा, और मनरेगा का नाम बदल के जो VBGRAMG कर दिया है, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट मतलब फ्लोर लिमिट दिया हुआ है। तो फ्लोर लिमिट है मतलब वेजेस ऊपर तो आसानी से बढ़ सकती हैं, पर नीचे आने में रिजिडिटी है, तो वेजेस आर रिजिड। अब ये सब चीज के सिनारियो में आप अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे आंसर लिखेंगे, क्या सॉल्यूशन देंगे, किस तरह प्रेजेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए मैंने ना एक आपके लिए ई बुक बनाई है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की आंसर राइटिंग की, वो एब्सोल्युटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर का, जो सपोर्ट नंबर है, वहां पे आपको एक PDF मिल जाएगा। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन के 4 तरीके बताया कि एक स्टूडेंट कैसा इंट्रोडक्शन लिखता है कॉलेज लेवल का, फिर एक जेनरिक इंट्रोडक्शन है, तो जेनरिक हो गया, स्टूडेंट हो गया, फिर एग्जाम लेवल हो गया, और ये हाई लेवल। तो ये 4 तरीके के इंट्रोडक्शन एक ही क्वेश्चन के मैंने लिख के बताया। उसके अलावा 12 मिस्टेक्स जो UPSC में स्टूडेंट करते हैं एग्जाम में जाके लिखते टाइम, वो आप कौन सी अवॉइड कर सकते हो, वो 12 मिस्टेक्स भी मैंने उसमें लिखी हुई है। उसके अलावा पिलर्स बता रखे कि कौन कौन से पिलर्स आंसर राइटिंग में काम आते हैं, वो इस टाइप के आंसर को आपको काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो दैट्स अ की शिफ्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टूडेंट माइंडसेट टू इकोनॉमिस्ट माइंडसेट, इस तरह से सोचना है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब फेस 1 की बात करते हैं, फाउंडेशन विद डिसिप्लिन। सी मोटिवेशन 1 या 2 दिन रहेगा। अगर आप आज मेरा वीडियो इस समय तक देख चुके हैं, मतलब आप मोटिवेटेड हैं इस एग्जाम को लेके, आप चाहते हैं कि इस एग्जाम में आपका कुछ भला हो। पर सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड है, डिसिप्लिन ही है जो चीज आपको आगे बढ़ाएगी। मतलब चाहे कुछ हो जाए, घर में कुछ चल रहा हो, मौसम कुछ चल रहा हो, दुनिया में लड़ाई चल रही हो, कोई वेनेजुएला को फोड़ रहा हो, कोई ईरान को, कोई यूक्रेन को, कोई मैटर नहीं करता। आपका ड्रीम आपकी आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए, वही होता है डिसिप्लिन। इन 4 महीनों में जो फेस 1 है, अब ये 4 महीने आपके पास टाइम ज्यादा है तो डबल कर सकते हो, टाइम कम है तो आधा कर सकते हो, बट नॉट कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इन 4 में क्या होगा, सबसे बड़ा बेसिक मैं आपको बताता हूं, माइक्रो पे फोकस करना, मैक्रो, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स। अब जितने भी सब्जेक्ट्स है उस पे आपको फाउंडेशन में काम करना है। जैसे इंडियन इकोनॉमी भी ले लेते हैं। अब माइक्रो जो क्या बात करता है, लॉजिक और वेलफेयर की बात करता है। आप इस एग्जामिनेशन में जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे, कहीं ना कहीं वो इन 2 चीजों से लिंक्ड रहेगा। लॉजिक जैसे मैं आपको बताता हूं, रिवील्ड प्रेफरेंस से पहले क्या है, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व से पहले क्या था, यूटिलिटी। तो जब आपको सीधे में थ्योरी समझ नहीं आए तो आप उल्टे में समझने की कोशिश करो। जब चीजें विड्रॉ होती हैं तो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। जैसे मैं क्या बोलूंगा, मैं यूटिलिटी से डील करता हूं। कल मैंने क्या किया, बैच में ना 3 घंटे की क्लास ली। अब वो क्लास उनकी सुबह भी थी और रात में भी थी, जो बच्चे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 3 घंटे की क्लास थी, वो 7:30 से 10:30 तक की। मैंने बच्चों से 10:15 पे पूछा कि अगर मैं 1 घंटा और पढ़ाऊं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। तो या तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या कांस्टेंट होगी। ज्यादातर बच्चे बोले सर नेगेटिव होगी। क्यों, 3 घंटे बाद दिमाग नहीं चल रहा था उनका, थक गए थे, दिन भर हो गया था, सुबह भी क्लास थी, और मैं उनको इकोनॉमिक थॉट भी पढ़ा रहा था, तो थोड़ा हैवी भी जाता है कई बार। जब अपन न्यू क्लासिकल, न्यू कीनीशियन, मॉनेटरिस्ट, मतलब पोस्ट कीन्स जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कम सुनी हुई चीजें रहती हैं, तो सारी चीज नहीं लगती है। अब मैंने उनसे पूछा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई आपके लिए, तो बोले सर नेगेटिव हो गई। मतलब 1 और घंटे का लेक्चर और आधे से ज्यादा बच्चे भाग जाएंगे कि अब नहीं पढ़ना मुझे। यही सेम चीज फिर इंडिफरेंस कर्व में बदली। उनके कहने का मतलब है इंसान के पास 2 चॉइसेस होती ही होती हैं, एप्पल खाऊंगा या ऑरेंज खाऊंगा। अभी ये लेक्चर अटेंड कर रहा हूं या फिर कोई इंस्टाग्राम पे रील चलाऊंगा। तो हमेशा चॉइसेस होती हैं, और जो कंज्यूमर है वो चॉइसेस के बीच में घूमता रहता है। फिर आती है रिवील्ड प्रेफरेंस की थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस की थ्योरी क्या कहती है कि जो मुझे चाहिए वो मैं रिवील करता हूं। जैसे संडे को इंडिया का मैच है तो मैं इंडिया का मैच देखना चाहूंगा, मैंने अपनी प्रेफरेंस रिवील कर दी। ना मैं मार्केट जाऊंगा, ना मैं किसी से मिलूंगा, आई जस्ट सिट बैक इन फ्रंट ऑफ टीवी एंड विल वॉच इंडियाज मैच। ये हो गया रिवील्ड प्रेफरेंस। तो इस टाइप से जब आप लॉजिक से समझोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। दूसरा आता है वेलफेयर। वेलफेयर इन मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब मोनोपोलिस्ट होता है तो वो उतने एफिशिएंट लेवल पे प्रोडक्शन नहीं होता, और मोनोपोलिस्ट के टाइम डेड वेट लॉस होता ही है।
अब जब डेड वेट लॉस होता है इकोनॉमी में और मोनोपोलीज भी होती हैं इकोनॉमी में, तो उसका वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या वो कंडीशन परेटो ऑप्टिमल है या नहीं? परेटो ऑप्टिमल मतलब तब तक वो कंडीशन जब तक यू वांट टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ, उसके बाद परेटो ऑप्टिमल। मतलब सिंपल सी चीज बताता हूं, दो घर हैं आमने सामने, उनके बीच में एक पार्किंग है और वो एक पार्किंग किसी एक को ही मिलेगी, तो मतलब किसी एक का भला होगा तो दूसरे का नुकसान होगा। ये होता है अपना परेटो ऑप्टिमल। तो वेलफेयर से आपको कनेक्ट करना है। सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉडल्स एंड पॉलिसीज। अब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं आपको हर उस पर एग्जाम्पल दूंगा, पर आई होप यू अंडरस्टैंड। मॉडल हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कीनीशियन मॉडल है। क्यों आया? क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से आया। ग्रेट डिप्रेशन की कुछ मजबूरियां थी जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो वो कीन्स ने सॉल्व करके दिखाई। जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट का अजम्पशन, परफेक्ट कंपटीशन का अजम्पशन है ना, उसके पहले न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का अजम्पशन। तो कीन्स आया और कीन्स ने कहा नहीं, पीपल हैव मनी एंड अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी प्रेफरेंस दे टेक देयर डिसीजंस। तो इस टाइप से मल्टीप्लायर हो गया ये सर। पॉलिसीज, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो क्या डिसीजन लिए जाएंगे, इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन है तो क्या डिसीजन लिए जाएंगे, ये सब पॉलिसी आता है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे आपको डेरिवेशंस पे काम करना ही करना है, और डेरिवेशन देख के नहीं होता, लिख के ही याद होती है। और स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में सब कुछ इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। टाइम सीरीज डेटा है, क्या इंटरप्रिटेशन है। अगर डेटा अनबायस्ड है तो डेटा स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी में क्या प्रेफर करेंगे? क्या अपन BLUE को प्रेफर करेंगे, ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर? क्या डेटा थोड़ा सा बायस्ड है पर स्टेबल है तो हम उसको रिसर्च में ऐड करेंगे या अपने डेटा में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में टाइप 1 टाइप 2 एरर, कई बार मैं आपको पुराने वीडियोस में भी समझा चुका हूं। सो हाउ टू स्टडी, क्या करना है? कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसका एक एग्जाम्पल लिखना है और इंटरप्रिटेशन समझना है। ये सबसे ज्यादा वाइटल है, यही आता है आंसर में। इस तक कोई आंसर राइटिंग नहीं करनी है, सिर्फ समझना है, और यहां तक भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। ठीक है। द फाउंडेशन डिसाइड्स द सीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, गोल्डन रूल। मतलब बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी है तो सोचो जमीन के अंदर कितनी बड़ी हो। तो इसीलिए फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, वही फाउंडेशन डिसाइड करती है कि आपका टॉप क्या होगा। डिसिप्लिन इज द की। फेज 2 की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन आती है इसमें सारी। तो आपने पूरा फाउंडेशन बना लिया, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। मतलब जो आपकी नॉलेज है उसको अब नंबरों में बदलना है। टर्निंग नॉलेज इनटू मार्क्स। हाउ? फर्स्ट, स्टार्ट फुल लेंथ आंसर राइटिंग। Why I am saying full length answer writing? Because when you write full length test, you understand your stamina. एग्जामिनेशन में आपको 3-3 घंटे के 2 पेपर लिखने हैं, 3 दिन लगातार, तो दिन में 6 घंटे का स्टेमिना तो चाहिए। नॉलेज तो बाद में आएगी, जब हाथ दुखने लगेगा तो दिमाग सोचने की बजाय हाथ के दर्द पे शिफ्ट हो जाती है अपनी अटेंशन। ये ह्यूमन बीइंग टेंडेंसी है कि जहां भी फिजिकल पेन होगा ना, वो ट्रांसफर वहां पर हो जाता है फोकस। तो इसीलिए हाथ ना दुखे, इसलिए आपको आदत डालनी है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, टॉपिक वाइज PYQs करने हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी PDF दिया हुआ है, देने वाला हूं, नीचे सपोर्ट नंबर पे आप ले सकते हैं। सारे PYQs मैंने डिवाइड किए हुए टॉपिक वाइज। आप एक टॉपिक कंप्लीट करो, उसके बाद वो PYQs लिखो। जैसे मैंने कल परसों की क्लास में इकोनॉमिक थॉट कंप्लीट कराया पूरा, from mercantilism to physiocrats to classical, then neoclassical, then Marxism, then Keynesian, और फिर उसके बाद मोनेटरिस्ट। ये हो गया अपने ओल्ड स्कूल। फिर उसके बाद मॉडर्न स्कूल सारे करा दिया है, लूकस, अकरलॉफ, और इस सारे मॉडर्न स्कूल भी करा दिए। अब इनके करने के बाद उनको सारे PYQs दिए। तो जब क्वेश्चन पूछा गया क्लासिकल वर्सेस कीन्स, कीन्स वर्सेस मोनेटरिस्ट, क्लासिकल वर्सेस नियोक्लासिकल, मर्केंटिलिस्ट वर्सेस फिजियोक्रेट्स, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। इसी वजह से होता है। स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने हैं 20 मार्कर्स। तो पहले हमको बड़े आंसर लिखने हैं, फिर हम धीरे धीरे उसको समराइज करके छोटे छोटे आंसर लिखना सीखते हैं। और हर आंसर में डायग्राम और मैथ्स का इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। व्हेन यू स्टार्ट द आंसर, इंट्रोडक्शन लिखा, फिर अजम्पशंस लिखे, फिर उसका डायग्राम बनाया, फिर उसकी इक्वेशन है तो वो लिखी, फिर उसका एनालिटिकल मॉडल बनाया, फिर उसके फीचर्स लिखे, और फिर लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखा। ये सारी आपकी मेथडोलॉजी है।
सो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कभी भी क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाना। आज मैंने 10 आंसर लिखने, नहीं, आज 2 आंसर लिखो, अच्छे से तो लिखो, शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। एंड इवेल्युएट आंसर्स सीरियसली। तो जैसे हमारे में व्हाट्सएप ग्रुप है, तो बच्चे एक दूसरे को सेल्फ इवेल्युएट भी करते हैं, और फिर जो आप वीकली टेस्ट लिखते हो उसको हम इवेल्युएट करके देते हैं। टेस्ट सीरीज वाला भी ऐसा ही है। तो ये हाई वैल्यू लाइन इज फॉर यू, दिस फेज कन्वर्ट्स एवरेज स्टूडेंट इनटू कंटेंडर्स। तो यहां पर आता है प्रैक्टिकलिटी, मतलब जो चीज आपने पढ़ी है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। फिर फेज 3 में आ जाते हैं, रिवीजन एंड टेस्ट अलाइनमेंट। तो यहां पे रिवाइज। अब ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, रिवीजन इज नॉट री रीडिंग। मतलब स्टूडेंट समझते हैं रिवीजन करना मतलब उसी को फिर से पढ़ना, उसी को फिर से पढ़ना है। तो पहली बार पढ़ के हमने क्या किया, हमने कुछ चीज की ही नहीं। मतलब अब क्या होता है, सबसे पहले कंडेंस्ड नोट्स, मैंने आपको पहले बताया इन्फ्लेशन के नोट्स, वैसे कंडेंस्ड, कंप्रेस्ड, ओके। मॉडल वाइज रिवीजन, हेरेड डोमर, हेक्सर-रोलिन मॉडल, कीनीशियन मॉडल, ऐसे रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे आपने मेरा अगर थॉट, इकोनॉमिक थॉट का पीडीएफ देखा हुआ है, जिसमें मैंने एक मर्केंटलिस्ट को एक पेज में लाया, फिजियोक्रेट्स को एक पेज में लाया, क्लासिकल, ऐसे 10 स्कूल ऑफ थॉट मैंने उसमें एक पेज में रखे, जिससे कि आपको इजी हो रिवाइज करना, समझना। अब आप लोग वो चीज उतार ली तो आपको समझ में आ गया कि भाई न्यू क्लासिकल रेवोल्यूशन वॉज मार्जिनल रेवोल्यूशन, monetarist was talking about prices and inflation, Keynes talked about demand, mercantilists talked about export, that is trade, physiocrats talk about natural order। तो ऐसे करके आपको चीजें समझ में आएगी। देन टाइम बाउंड राइटिंग, मतलब पहले तो हम लिख रहे थे सिर्फ, पर अब स्टॉप वॉच के साथ लिखना है, जिससे कि हम पेपर कंप्लीट कर सके। और फिर लास्ट है टेस्ट सीरीज विद फीडबैक। तो अगर आप लिख रहे हो और कहीं चेक नहीं करा रहे, आपको जहां मर्जी हो वहां से आप चेक कराओ, जहां से टेस्ट सीरीज लेना हो वहां से लो। मैं ये नहीं कह रहा आप इकोलिक से ही लो, आपको जहां मर्जी हो वहां से लो, पर इवेलुएट जरूर कराओ, फीडबैक दो। पहले मार्क्स पे ध्यान मत दो, उसमें जो चीजें आ रही हैं, फीडबैक लिख के आ रहा है कि भाई इंट्रोडक्शन 4 बार गलत हो रहा है। पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा जिसमें मैंने पूरा आंसर राइटिंग पे ही फोकस किया था, उसमें मैंने ये बताया था कि आपको एक एरर लॉग बनाना पड़ेगा कि बार बार मेरा इंट्रोडक्शन गलत हो रहा है, या बार बार मैं आंसर एंड कर रहा हूं एब्रप्टली। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो कई बार क्या होता है, हम लिखते तो हैं पर हमें नहीं पता ना को क्या, किस लेवल का इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है यूपीएससी में। हमारे हिसाब से तो हमने सही लिखा है, 2-4 पॉइंट मिसिंग थे नोट्स में से, उसमें डाल दिए, पर क्या बाकी के स्टूडेंट्स भी ऐसे ही लिख रहे हैं, वो कौन बताएगा आपको। तो इसीलिए आपको फीडबैक जरूरी है एंड टेस्ट सीरीज का प्रॉपर इवैल्यूएशन। क्रिटिकल मिस्टेक टू अवॉइड, स्टार्टिंग न्यू बुक्स, ये कभी मत करना। अगर आप इकोनॉमिक्स के एक स्टूडेंट हैं तो आपको हमने बुकलेट्स दी होंगी, जीएस की, इंग्लिश की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी आपको मिले होंगे, आपको उसके अलावा आगे देखने की जरूरत नहीं है। बुक्स कहाँ रिक्वायर्ड है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मटेरियल इज लाइक सैक्रोसेंट, उससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं। मटेरियल इज समराइजेशन, इट्स कंपाइलेशन। अब यहां से बुक्स कहाँ काम आती है, मान लीजिए मैं एक इंडिफरेंस कर पढ़ रहा हूं, मटेरियल में एक एक लाइन में अजम्पशन लिखे हैं और एक अजम्पशन मुझे समझ नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, एच.एल. आहूजा पे जाऊंगा और वो एक अजम्पशन को फिर से पढ़ लूं। ओके, देन द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। तो ऐसे में क्या होगा, बुक्स से नोट्स से आने से अच्छा है नोट्स से बुक्स पे जाओ, और नोट्स ऑलरेडी पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए बनते हैं, ठीक है। सो रिविजन शार्पन्स क्लैरिटी नॉट कंटेंट। रिविजन एक धार की तरह है, तलवार नहीं बदलता, वो धार बनाते रहता। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक आदमी 8 घंटे तक लकड़ी काट रहा है, कम लकड़ी काट पाया, दूसरा 4 घंटे ही काटा, उससे ज्यादा लकड़ी काट ली। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटे लकड़ी काटता था और 1 घंटे शार्प करता था। तो बिल्कुल आंख बंद करके दीवार में सर फोड़ने से कुछ नहीं होगा, स्मार्टली काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ना है, रुकना है, देखना है, समझना है चीजें कहाँ सही जा रही है, कहाँ गलत जा रही है, फिर से ताकत गेन करनी है और फिर आगे बढ़ना है। यही एग्जाम है, कंसिस्टेंसी मांगता ही। फाइनल मंथ एग्जाम आ गया, एग्जाम टेम्परामेंट चाहिए भाई। तो जिस सबको नॉलेज है क्या सब एग्जाम निकाल लेते हैं? इवन मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूं, क्या सबका तो एग्जाम क्लियर नहीं होता? आप समझ रहे हो क्यों नहीं होता? क्योंकि इसीलिए नहीं होता। कई लोग सब आता है पर एग्जाम में बिखर जाते हैं। तो फाइनल स्ट्रेच है जो रैंक डिसाइड करता है, क्या है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आपको ध्यान देना है।
स्टेमिना यहीं से बनेगा। फिर स्पीड और प्रिसीजन पे बात करना है, मतलब तेज भी चलना है और परफेक्ट भी चलना है, मतलब गाड़ी इतनी स्पीड से चले कि गाड़ी भी कंट्रोल में रहे और हम डेस्टिनेशन भी टाइम पे पहुंच जाए। जैसे स्कूटी पे अगर आप चला रहे हो 70-80 पे तो गाड़ी कांपने लग जाएगी, बिखरने लग जाएगी। वहीं आप बुलेट चलाओ गाड़ी, वो बाइक 70-80 तक कुछ होगा ही नहीं। तो यही है, कैसे होगा, उसका इंजन अलग है, आपका भी अपना इंजन है, प्रैक्टिस से बनता है। देन मेंटल कामनेस। अब बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप एक एग्जाम है ना, 15 मिनट पहले जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाओ, क्योंकि शुरू की जो नर्वसनेस होती है ना, वही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब तक पेपर आता है 15-20 मिनट हो जाते हैं, आपकी पूरी नर्वसनेस डाउन हो जाती है, फिर आपको लगता है पेपर दे दे। यही सेम चीज होती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है जाओ बर्थ पे लेट जाओ, इंजेक्शन लगना है, कुछ होना है, आप एंजाइटी में रहते हो क्या होने वाला है, क्या होने वाला। डॉक्टर आता ही नहीं है 5-10 मिनट तक। आप सोचते हो आ जाए डॉक्टर, अब जाना है, मुझे भी आगे का काम करना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये मेंटल कामनेस की कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपको एग्जाम से पहले जरूर बताऊंगा। आप यूट्यूब पे रहना ना, सब्सक्राइब कर लेना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें एग्जाम से पहले मैं आपको बताते रहूंगा। अजम्पशन बेस्ड आंसर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे मार्क्स सबसे ज्यादा फेच किए जाते हैं। जैसे हेक्सर-रोलिन मॉडल है 2 × 2 × 2, उसके पहले 2 × 2 × 1 ही चलता था, मतलब 2 फैक्टर, 2 प्रोडक्ट एंड 2 कंट्री। अब अजम्पशंस एज इट इज लिखने होते हैं हमको, इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर पूछा गया और हमने लिख दिया तो मार्क्स नहीं काट सकता यूपीएससी, यही फायदा है। ठीक है, सो इन द फाइनल मंथ स्टेबिलिटी बीट्स इंटेंसिटी। तो जोश में नहीं रहना है कि आज तो मैं पूरा 2 पेपर लिखूंगा, 3 घंटे क्या 3.5 घंटे का लिखूंगा, स्टेमिना ज्यादा बनाऊंगा जिससे एग्जाम आसान लगे। नहीं, ये होती है इंटेंसिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है, एग्जाम लिखना है, सुबह जो टाइम है उस स्लॉट में मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करूंगा, जिससे कि मेरी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से ढल जाए कि सुबह सुबह मुझे दिमाग में चीजें आए और तेजी से चले। क्योंकि रात तक पढ़ने वाले लोग देर से उठते हैं और एग्जाम में सुबह 9 बजे आपके हाथ में पेपर होता है, तो आपका दिमाग ही नहीं चल रहा, रोज की आदत ही है 10 बजे उठने की। तो एग्जाम से पहले शेड्यूल ठीक करना जरूरी है, एटलीस्ट 15 डेज बिफोर। ठीक है, अब कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। वाई अटेम्प्ट्स डोंट गारंटी सक्सेस। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स 2019 में एनरोल हुए थे, कुछ 2023 में सिलेक्ट हो गए, नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं। कुछ अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाए, कुछ 2 इंटरव्यू दे दिए फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम सेम चीज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहां से लेके वहां तक दौड़ना है, मैं सेम ही एफर्ट से दौड़ रहा हूं हर बार, तो नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम पे। टाइम पे पहुंचना है तो मुझे एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब वो उसी लेवल का एफर्ट लगाते हैं और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। जीवन में ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको एफर्ट ऊंचे लेवल का लगाना है और कुछ भी ऊपर का अचीव करना है ना, तो उस लेवल को मैच करना पड़ेगा। मुझे खेलना इंडिया क्रिकेट टीम में और मैं गली में क्रिकेट खेल रहा हूँ, गली में 4 बच्चे मुझे आउट करके चले जा रहे हैं और मेरे ख्वाब है इंडियन क्रिकेट टीम के। तो अगर आपके ख्वाब बैंक लेवल एग्जाम के है ना, तो इस एग्जाम को मत देना, फिर आप उसी में देख लेना, क्योंकि ये एग्जाम एफर्ट मांगेगा, क्योंकि इसका रिवॉर्ड भी उतना ही है। ओवर कॉन्फिडेंस इन थ्योरी इज अ प्रॉब्लम। इग्नोरिंग आंसर स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको बताया, इज अ प्रॉब्लम। डिलेइंग इवैल्यूएशन, पहले टेस्ट लिख दिए, चेक ही नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, टेस्ट चेक होके मिल गया, उसका फीडबैक नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम है। टेस्ट दर टेस्ट सीखना है। जो भी बच्चा मेरा एडमिशन लेता है ना, मैं उसको बोलता हूं 6 वीक्स यू नीड टू गिव 6 टेस्ट एवरी वीक। हम टेस्ट कराते हैं, जो भी 5 दिन में पढ़ाया उसका संडे को टेस्ट हो गया। 6 वीक तक आप टेस्ट दोगे, 100% आप में इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप खुद फर्स्ट टेस्ट की कॉपी देख के बोलोगे क्या खराब लिखा था मैंने। नेक्स्ट है नो स्ट्रेटेजिक रिवीजन। मैंने आपको बताया रिवीजन इज द की, क्योंकि आज पढ़ रहे हो अगले साल लिखना है, कैसे याद रहेगा? मैं भूल जाता, आप भूल जाओ, सब भूल जाते हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो उस मोड में रहना, रिवीजन करते रहना इंपॉर्टेंट है। आईएएस रिवॉर्ड्स इंप्रूवमेंट नॉट एक्सपीरियंस। ऐसा होता तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही लेते ना, वो सबके लिए ओपन तो नहीं होता। ठीक है, लास्ट है फाइनल टेक अवे। हु एक्चुअली क्लियर्स आईएएस, उनकी क्या प्रोफाइल दिखती है? वो कंसेप्चुअली डिसिप्लिन्ड रहते हैं,
क्या मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स उनके दिमाग में क्लियर रहते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर एग्जांपल है, ओपेक एग्जांपल है, इंडिया की सिविल एविएशन इंडस्ट्री एग्जांपल है। कंसेप्चुअली क्लियर है, डिसिप्लिन है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी राइटर। अब वो एडिटोरियल पढ़ते हैं। जैसे मैं न्यूज़पेपर की 2 आवर्स की क्लास लेता हूं, मेरा एक वीडियो भी है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्या बताया कि एडिटोरियल पढ़ने के 3 फायदे हैं। पहला है आपकी नॉलेज बढ़ती है इकोनॉमिक्स की। सेकेंड है जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाती है। और तीसरा, जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो न्यूज़पेपर के तो आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर बन जाता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये यहीं से आता है। काम अंडर प्रेशर, क्योंकि आप देश की अर्थव्यवस्था संभालोगे, अगर आप ही घबरा जाते हो तो प्रॉब्लम है। वो आपको हर तरीके से चेक करेंगे कि आपको सवाल आता है तो कैसे रिएक्ट करते हो, नहीं आता तो कैसे रिएक्ट करो। इंटरव्यू में तो ये टेस्ट होना ही होना है, रिटर्न में भी हो जाता है। स्ट्रैटेजी ड्रिवन, अगर आप हे वायर जा रहे हो, जैसे मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। आज से अगर आप एग्जाम देने वाले हो, आपको एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स HL आहूजा की बुक पढ़नी है, 1300 पेजेस की बुक है। दिन में 10 पेज पढ़ पाते हो 1 घंटे में, और 1 घंटे माइक्रो को दे सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो आपको लगेंगे 130 दिन। 130 दिन आप समझ रहे हो, 130 दिन हो जाते हैं 4 महीने प्लस 10 दिन। तो 4 महीने में तो माइक्रो ही कंप्लीट होगी, उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट्स और पढ़ोगे, तो टाइम आपके पास है नहीं। अगर आपके पास ये स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। ठीक है, IAS क्रैक्ड बाय इकोनॉमिस्ट हु हैव प्लान, प्रैक्टिस एंड प्रिजर्व। ठीक है, अगर आपको साइकोमेट्रिक्स टेस्ट चाहिए तो नीचे लिंक है सपोर्ट नंबर का। कहीं कुछ ना मिले तो आप इस नंबर पे सब कुछ मांग सकते हो, जो मैंने आपको बोला था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ये 7वीं वीडियो थी IAS की सीरीज में, इसके पहले की 6 हैं, माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स, इकोट्रैक्स सब लेके इंडियन इकोनॉमी और आंसर राइटिंग, आप उसको जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।